हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हैं। चांद साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता तमजीद अहमद हैं। अहमद साहब, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन है। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। चलिए, तमजीद जी आपसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। दिलीप जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर हैं जो सनातन विरोधी हैं। साफ तौर पर खुलकर वो अपनी पार्टी का विरोध उसकी विचारधारा को लेकर या कुछ चुनिंदा नेताओं को लेकर भी कर रहे हैं। कैसे उनके इस बयान को और इन नतीजों को जोड़कर आप देख रहे हैं दिलीप जी? ये निंदा जो उनकी तरफ से हो रही है, ये अभी नहीं हो रही है, इलेक्शन के बाद नहीं हो रही है। बिफोर इलेक्शन जी। उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो भगवान राम का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। हम्म। और ये इंडिकेशन उन्होंने इलेक्शन के दौरान दे दिया था कि ये जो एंटी सनातन या एंटी हिंदू जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी आइडियोलॉजी कांग्रेस की निकल के आती है, वो इनको इलेक्शन में नुकसान करेगी। और अल्टीमेटली उनकी कही बात सत्य हो गई। हालांकि ये एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि उनको वेटेज किसी तरीके से नहीं मिला है अपनी पार्टी में, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन सिचुएशनली उनका ये बयान सत्य हो गया। हम्म। और एंटी हिंदू और एंटी सनातन इस बात में काफी सारी चीजें उठी भी। जो अलायंस पार्टियां हैं, डीएमके के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के बेटे ने कितना दिया, हम्म। और इधर समाजवादी पार्टी के जो मौर्य साहब हैं उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बातें कही। तो ये तो सही है कि इस बात का असर इलेक्शन में हुआ है और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ है। हम्म। क्योंकि कई बार पार्टियां ये कह देती हैं कि वो नेता का अपना बयान है। हम्म। ये कह के एक जनरलाइज स्टेटमेंट तो इश्यू हो जाता है, लेकिन वो उन बयानों का को गलत भी नहीं कहते हैं। और आप देखिए, ये तो खैर प्रथा हर राजनीतिक पार्टी में कि जो भी पार्टी का नेता कंट्रोवर्शियल बयान देता है उसको पदोन्नति मिल जाती है। ये भाजपा में भी हुआ, ये हम्म। समाजवादी पार्टी में भी हुआ। मौर्य साहब ने जब सनातन को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के कंट्रोवर्शियल बयान दिया तो उनको एक बड़ा पद दे दिया गया। स्टालिन साहब ने बयान दिया तो वो बड़े नेता हो गए। तो ये, लेकिन अब रिजल्ट उसका देखने को मिल रहा है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं, स्पेशली जो 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की हार हुई है, जबकि वो कॉन्फिडेंट थे कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार वापस आ रही है। जी। मध्य प्रदेश राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां तो रिजल्ट के बाद कांटे की टक्कर कहीं दिखाई ही नहीं दी। वन साइडेड था, ऑलमोस्ट वन साइडेड था। लेकिन ये जरूर है कि जो वोटर है इन दोनों स्टेट्स का, उसका माइंडसेट बड़ा क्लियर है। पिछली बार भी देखिए, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी के बीच में लड़ाई थी। अब की बार भी लड़ाई दोनों ही पार्टी के बीच में रही है। वोटर उधर से इधर शिफ्ट हो गया है। लेकिन रीजनल पार्टीज को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या अन्य लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो वहां के वोटर ने नहीं दी, जिसको मैं एक अच्छा इंडिकेशन मानता हूं जी। कि वोटर कन्फाइंड हो रहा है कि नेशनल पार्टीज के बीच की लड़ाई होनी चाहिए और उनका जो चुनाव होगा वो नेशनल पार्टीज के बीच में ही होगा। हम्म। लेकिन कांग्रेस को इस बात का नुकसान हुआ है, ये काफी हद तक सही भी है। हम्म। चलिए फखरुल हसन साहब, अब कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ, आप लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है क्या हसन साहब? नहीं नहीं, सबक तो नहीं। हम वहां पे कुछ सीटों पे चुनाव लड़े थे हम्म। और जनता तय करती है। हम तो जो जिन मुद्दों को लेके गए थे, बेरोजगारी, महंगाई, तो किसान वही मजदूर, तो दिलीप जी कह रहे उन हैं ना मुद्दों सर, पे। जनता ने तय कर दिया है। आपका तो शून्य हो गया, एक भी सीट आपको नहीं मिली। अरे हाँ, मध्य प्रदेश में कोई समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी थी। अरे सभी हम आपके विपक्ष नेता में तो थोड़ी सर थे। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ती तो जीत जाती कांग्रेस पार्टी। आप तो इतना दम रखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। पराग जी, हम समझते हैं, अगर आप सवाल पूछे तो उसका जवाब ले लीजिए नहीं, पहले। जवाब तो आप फिर दीजिए, आप लेकिन मुझे जो सही लगेगा मैं भी वही पूछूंगा ना। आपको आप पहले पूछ लीजिए, आपके जितने सवालों में एक साथ जवाब दे आप देंगे। जवाब दीजिए अभी जो मैंने पूछा उसी का। हाँ ठीक है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ अपने संगठन का विस्तार कर रही है। और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर कांग्रेस लड़ती तो जो संदेश जाता पूरे देश में, और जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जहां भी चुनाव हो रहे थे, तो ये विपक्ष की एकता का जो संदेश जाता वो नहीं गया। लगा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। पूरे समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग उससे पहले हो चुकी थी। तो जो संदेश जाना चाहिए था, जो संदेश उससे पहले गया था, वो संदेश नहीं गया। जनता के बीच में भ्रम की स्थिति रही। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में गई थी, हमने चुनाव हम्म। लड़ा,
हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जमीन खरीदी है। अब हम वहां पे अपना कार्यालय बनाने जा रहे हैं, वहां से वापस आने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अगर जनता को निराश किया है या उनके मुद्दों को सही से नहीं उठा पाए, जो मध्य प्रदेश 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वो कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं। 2 महीने पहले अभी शिवराज जी ने कर्ज लिया। तो आप रेवड़ियां बांट के सत्ता में वापस आ सकते हैं, लेकिन जो गरीब के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उन सारे मोर्चों के मध्य प्रदेश की सरकार फेल थी, उनकी सरकार बन गई है। जनता का जो बहुमत उनको मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं, जनादेश का। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आने वाले समय में चलिए, मैं राघवेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं और अहमद साहब जुड़े बहुत जल्दी, हम उम्मीद कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का संगठन तैयार हो रहा है, आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे, हसन साहब कह रहे हैं। अभी का जो रिजल्ट है और हसन साहब ने जो अपनी बातें रखी, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सकारात्मक राजनीति करती है। हम लोग चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, मानवर हमारे यहाँ बहुत सी सरकारें 40-40 सालों से चल रही हैं। 4 चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव। ऐसे नहीं जीतते हुए हैं, आदमी मुंह उठा के कुछ भी कह देता है, ऐसे नहीं होता है। आज की तारीख में देश की जनता जो है परफॉर्मेंस चाहती है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि वहां पर अपना कार्यालय खोलेंगे, ऐसा करेंगे। अरे कम से कम उत्तर प्रदेश में समझ जाए, ये मध्य प्रदेश में चलिए ठीक है, इनका ये अपना व्यक्तिगत मामला है, इस तरीके से क्या करते हैं। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार से नहीं, हम लोग जो है शून्य से लेकर शिखर तक ऐसे नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती थी, किसी तरह बेहतर तरीके से करती होगी, लेकिन हम 90 से देख रहे हैं आए पास आए कुछ भी करती रहती है। उसके जब यूपीए गठबंधन बना था, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार सनातन धर्म का अपमान ये लोग करते रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर तमाम घटनाएं हुई हैं। इंडी गठबंधन के तमाम घटक के लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। जैसे उदयनिधि स्टालिन ने ही कहा था, ए राजे ने कहा था कि वो सनातन धर्म एड्स और कुष्ठ रोगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बातें इस प्रकार से आपत्तिजनक कहीं, रामायण के बारे में कहीं, चौपाइयों के बारे की, भगवान राम के बारे में कहीं। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही कहा था, हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी कहा करते थे लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इस प्रकार से तमाम से ऐसी बयानबाजी होती है और बाद में ये लोग कह देते हैं इनका व्यक्तिगत बयान है। इस प्रकार से आज की उत्तर प्रदेश और देश की जनता बेवकूफ नहीं है। हाँ। इसके साथ साथ केंद्र में सरकार 10 साल की मैं बात करना चाहता हूँ। 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस प्रकार से घोटाले घपले हुए थे, देश की जनता सोशल मीडिया के जमाने में भूलती नहीं है। इसके बाद आतंकी घटना है, उससे याद करिए, उस समय जब कहा जाए, लिखा हुआ करता था बस के नीचे बम हो सकता है, टिफिन बम हो सकता है, पार्कों में बम हो सकता है, कृपया अपना जहां बैठे देखभाल करके बैठे, और आतंकी घटनाओं की बाढ़ हुआ करती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सरकारें चलाई हैं और आंकड़े बताते हैं। ठीक है, आंकड़े। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। दिलीप जी का रिएक्शन। दिलीप जी, हसन साहब के नेता एक तरफ तो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता, कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी लड़ती तो बहुत फायदा होता। अब हसन साहब नतीजों को लेकर ये कह रहे हैं कि अभी अब हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। दिलीप जी, ये आज जो हमने टॉपिक अपना रखा सनातन विरोधी वाला, इसको, हसन साहब के बयान को कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? पराग जी, फकरुल साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कई बार मेरे साथ डिबेट पे बैठे हैं, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के कुछ बयान बड़े ही अजीबोगरीब आ रहे हैं। जैसे आदमी अपने पिछले हिस्ट्री से कुछ प्रेसिडेंस लेता है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश में लड़े थे, इनके पास 1 सीट आई थी और वो भी इनका विधायक बाद में जाकर के भाजपा में शामिल हो गया था। बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं है। इनका जो परसेप्शन था वो ये कि ये यूपी से लगा हुआ राज्य, इसलिए जो पीडीए का फॉर्मूला है जो ये उठा रहे हैं और जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, वो शायद वहां पर हिट कर जाएगा, जो हुआ नहीं। और इन्होंने कांग्रेस से झगड़ा करके अपना नुकसान कराया है। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी इसमें पता नहीं किस मुगालते में चल रही है। उन्हें लगा कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे, कांग्रेस को हटा देंगे। दूसरा, अभी इन्हीं की पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया था कि अगर समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीत लेती है तो अखिलेश जी को पीएम बनाने के उसमें होगी, वो मतलब पीएम बना सकती है।
तो 40 सीटें जीत करके अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना वो भी पार्टी के बड़े बड़े नेता देख रहे हैं, जो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो ये कैलकुलेशन किस बिहाफ पर करते, देखिए कहने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपको ये देखना जरूर पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश की जमीन है वो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बड़े, और यहीं पर सारा कद आपने पाया जी। और इसी जगह पर आपका कद आज की डेट में डाउन हो गया। ये ठीक है कि आप बढ़त पा रहे हैं, आपका वोट शेयर इस बार चुनाव में बढ़ा है पिछले 2022 के चुनाव में, लेकिन आप सत्ता में नहीं है 2 बार से। जब आप प्रदेश की सत्ता में, जहां आपकी पकड़ है, जहां आपकी हनक है, वहां पर आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री बनने का सपना या मध्य प्रदेश में सत्ता पाने का सपना, ये देखना एक मतलब इस पर एक क्या कहते हैं हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स हैं ये, जो मुझे लगता है कि गलत है। मनोबल बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो सत्यता से काफी दूर हो। तो समाजवादी पार्टी को इस समय सोचने की जरूरत है कि अगर लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस से बार्गेन करने की स्थिति में है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मान सकता हूं कि कांग्रेस से बहुत आगे हैं, वो विधानसभा में भी आगे और लोकसभा में भी आगे। लेकिन अगर आप अपने आप को आगे मान करके अपने ही ईगो में चलेंगे तो आपको लोकसभा में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आप कितनी भी सीटें ले आएंगे, लेकिन केंद्र की सत्ता में आपकी बहुत फ्रूटफुल भागीदारी नहीं होने वाली है। आज भी कांग्रेस भले हार गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस ही है। और अगर आपको लोकसभा के चुनाव में अपनी अपनी प्रेजेंस रखनी है तो आपको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। एक और बहुत शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, उदय निधि अभी भी ये कह रहे हैं करुणा निधि का पोता हूं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। ये तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया तो ओरिजिनल बयान लेकर के जनता के सामने आ जाए और वो कह दे कि उन्हें सनातन से कोई दिक्कत नहीं, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, सनातन पद्धति बहुत अच्छी है। वो उसका 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 कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं। ये कहने के बजाय कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, अब वो सही स्टेटमेंट मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आकर एक वीडियो जारी कर दें। आज की डेट में अपना संदेश पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे डालिए, हजारों लाखों लोगों तक 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। तो आप कह दीजिए कि आपने सनातन के ऊपर कोई गलत बयान नहीं किया, बस सनातन को मैं मानता हूं, सनातन पद्धति अच्छी है, अभी आपकी सारी बातें सही हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि नेता कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को ठीक करने का स्टेटमेंट कभी नहीं देता है, वो उस पर एक कंट्रोवर्शियल बयान और दे देता है, और ये नुकसान है। हालांकि दक्षिण में जब आप जाएंगे तो सनातन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्व का एजेंडा जो वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन इफेक्ट डाल रहा है। आप अगर इस बार तेलंगाना में भी देखिए, 2018 के चुनाव में तेलंगाना के पास मात्र 1 सीट थी, तेलंगाना में भाजपा के पास मात्र 1 सीट थी। इस बार वो 8 सीटों पर आ गए। AIMIM 7 पर थी, 7 पर रह गई। बीआरएस को नुकसान हुआ और कांग्रेस को बढ़त हुआ, लेकिन साथ ही साथ भाजपा ने भी बढ़त बनाई है, जबकि तेलंगाना में हिंदुत्व का एजेंडा बिल्कुल नहीं चला है। तो इसका मतलब हिंदुत्व के अलावा भाजपा की कोई और पॉलिसी भी है जो वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही है। अब वो फ्री की रेवड़ी ही सही, मैं तो मानता हूं कि भाजपा की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाती हैं और टैक्स पेयर के हित में बिल्कुल नहीं है। मैं बीइंग अ टैक्स पेयर उन पॉलिसीज का 100% ऑब्जेक्शन करता हूं, लेकिन भाजपा को वोट लेना है जनता का, और जिन्हें वोट देना है उन्हें अपने भले से, अगर उनको फ्री राशन, फ्री सारी चीजें मिल रही है और उनका जीवन यापन बिना किसी एफर्ट के हो रहा है, तो भाजपा को वोट देंगे ही देंगे। चलिए फखरुल साहब बताइए, आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने अलग ही स्वभाव में है, अकड़ में है, और हम लोग भी झुकने वाले नहीं हैं। आप लोग को तो कोई फायदा हुआ नहीं वहां पर, लेकिन आगे चलकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो बयानबाजी करते आए हैं, अगर इसी तरीके की बयानबाजी रही तो आपको लग रहा है कि आगे आपको बहुत कुछ फायदा, बड़ा फायदा होगा? कोई रणनीति में बदलाव आप लोग कर रहे हैं या फिर वही रणनीति, उसी तरीके की बयानबाजी अब आगे भी रहने वाली है? फखरुल साहब। पराग जी, आपने जितना टाइम दोनों प्रवक्ताओं आपको भी दूंगा सर। उनके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे, हाँ दिलीप भाई, मैं जवाब, मैं जनता का प्रवक्ता हूं, मैं जनता की तरफ से बात कहता हूं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूं। मैंने आपको किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कहा था। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस बात को कहा, मैं कहता हूं 18 साल से आपकी सरकार है, शिवराज जी कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सत्यता नहीं है?
इस बात को कौन स्वीकार करेगा? आप कर्ज लेकर कौन सा राज्य सरकार नहीं चलाता? कौन सी सरकार राज्य नहीं चलाती अब है? ऐसा है ना, नहीं पराग जी, आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप तो महंगाई के भी फायदे बताने लगेंगे, बेरोजगारी के भी फायदे। अब आप कुछ भी सोचिए सर, कर्ज के भी फायदे बताने लगेंगे। किसी की सोच पर पाबंदी थोड़ी ना लगाई जा सकती है। नहीं देखिए, आप मुझे बता दीजिए, अच्छा कौन सा राज्य जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, बता दीजिए आप मुझे। नहीं देखिए, ऐसा बताइए ना सर, कौन सा ऐसा राज्य देश के अंदर जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो? नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर सरकार चला रही है, तो क्या गहलोत सरकार ने कर्ज नहीं लिया था? क्या बघेल सरकार ने कर्ज नहीं लिया था? बुलाया कीजिए तो पंजाब सरकार जब थी तब कर्ज नहीं लिया था आप लोगों ने? डुबा दिया था प्रदेश को सर। कैसी बात कर रहे हैं फखरुल साहब? प्रवक्ता के रूप में बैठना है आपको तो मुझे ना बुलाया कीजिए। अब आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहें या कांग्रेस का प्रवक्ता कहें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सच्चाई है वही बता रहा हूं मैं। तो फखरुल साहब अपनी बात रखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूं सिर्फ। आपको कड़वी लग रही है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, रखिए अपनी बात। अरे सुन लीजिए, अरे चुप रहिएगा, अब चुप रहिएगा, सवाल पूछ लिया आपने। अरे बोलिए ना सर, सच्चाई बोल रहे हैं तो आपको कड़वी लग रही है। अब सुनिए, आप सुनिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में कितना कर्ज था? क्या जानकारी है आपके पास? बताइए जरा, कितना कर्ज था? 55 लाख करोड़ रुपया। आज कितना कर्ज है? आज कितना कर्ज है देश की सरकार पे 10 सालों में? आपको जानकारी है? आपको जानकारी है या नहीं है? बताइए सर। हर साल, सुनिए, अब आप जानकारी की बात कर रहे हैं तो पूरा चिट्ठा खोलूंगा फिर। हर साल मेरी बात सुनिए सर, हर साल जब बजट भी पेश किया जाता है तो बढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि राज्य के खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर आप कर्ज लेंगे तो उसको कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे कर्ज को चुका सकते हैं, इसका एक तरीका होता है, सरकार की रणनीतियां होती हैं, ये पूरा प्रोसीजर होता है। मुझे समझाइए मत, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मुद्दे को भटकाइए मत प्लीज। कर्ज पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की चल रही है, क्या वो चलती रहेगी? कोई तमीज नहीं आपको डिबेट करने की। आप मुझे तमीज मत सिखाइए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फखरुल हसन साहब जवाब दीजिए। फखरुल जी हमारे साथ मौजूद हैं क्या? ये लोग यही कठिनाई बताइए फखरुल साहब, चर्चा छोड़कर भाग गए हैं, सच्चाई बयां कर दी तो बुरा लग गया। कर्ज कौन सी सरकार नहीं लेती है, सिर्फ इतना सा सवाल पूछा, वही फखरुल साहब को बुरा लगा और उसके बाद 2014 पर चले गए। राघवेंद्र जी एक रिएक्शन चाहूंगा आपका बहुत जल्दी से, क्योंकि अब समय भी कम बचा मेरे पास। फखरुल साहब से मैं जवाब ले रहा था, लेकिन देखिए सही उत्तर नहीं दे पा रहे थे किसी भी सवाल का और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हुए निकल लिए डिबेट से। यही दिक्कत है ऐसे प्रवक्ताओं की जो कि अपनी पार्टी का सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाते हैं। राघवेंद्र जी। नहीं, ये लोग की समस्या यही है क्योंकि इनके पास वो जवाब ही नहीं है। जो प्रश्न आप पूछते हैं, मूलभूत प्रश्न होता है तो उसका ये लोग दाएं बाएं करते हैं। भाई मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने गए, इनको कितना वोट मिला? 0.02% वोट मिला। उससे ज्यादा तो नोटा को वोट मिल गया था। यहाँ ज्ञान दे रहे, वहां कार्यालय घोर करके धरती पर लट देंगे। अरे उत्तर प्रदेश तो 2012 में आपकी सरकार थी, उसके बाद से लेकर आज तक कोई काम नहीं कर पाए। कौन सा कद्दू का तीर मारा? 2014 लोकसभा चुनाव हारे, 2017 विधानसभा हारे, 2019 लोकसभा हारे, 2022 विधानसभा हारे, यहाँ तक कि आजमगढ़ रामपुर जो इनकी परंपरागत सीटें थी वो हार के बैठे हुए। नगर निकाय बिल्कुल हार गए और ये बता रहे राहुल गांधी, राजीव, ये क्या आपके अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे मुंगेरी लाल बनने को किसने मना किया है? बनिए, खूब बनिए, देश की जनता आपके ऊपर हटती है। वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटें को लक्ष्य लेकर के काम करेगी और देखिएगा उसी के आसपास हमें लोकसभा सीटें मिलेंगी और 350 से ज्यादा देश में हम सीटें जीत के आने वाले हैं। दिलीप यशवर्धन जी एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा। सर कौन सी सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? सिर्फ इतना मैंने सवाल पूछा। फखरुल हसन चिढ़ गए इस बात पर। क्या यही तरीका है प्रवक्ताओं का अपनी पार्टी का पक्ष रखने का? अगर हार रहे हैं तो खींच मीडिया के ऊपर निकालेंगे, एंकर्स के ऊपर निकालेंगे। दिलीप जी। प्रवक्ता अपनी बात कैसे रखेगा इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर पार्टी का प्रवक्ता इस तरह का रूप कभी ना कभी दिखाता है। मैंने कहा ऐसे प्रवक्ता, ऐसे मैंने सबकी बात नहीं की सर, मैंने कहा ऐसे प्रवक्ता।
मैं प्रवक्ता के बिहेवियर पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है। हम्म। आपका जो सवाल है कि ऐसी कौन सी सरकार है, राज्य सरकार, जो कर्जा नहीं लेती है, आपका सवाल ठीक है कि कर्जा लेती है, लेकिन नेचर ऑफ बोरोइंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कर्जा लिया किस लिए है। हम्म। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ बोरोइंग क्या है, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कर्जा लेकर के आपने किया क्या, जी। उसको लगाया कहाँ, उसका डेवलपमेंट कहाँ नजर आया। अगर वो सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर के नाम पर ही बांटा गया है तो उसको मैं डेवलपमेंट के खाते में नहीं सर, डालता। यही चीज क्या फखरुल हसन को नहीं रखनी चाहिए थी? जो बात आप कह रहे हैं मेरे सवाल के जवाब में, क्या यही बात फखरुल हसन को नहीं रखनी चाहिए थी? अब ये मैं कैसे कह दूं उनको क्या कहना चाहिए? वो पार्टी जी। के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी की नजर से तो बात रखते हैं। मैंने कहा ना, मैं जनता का प्रवक्ता हूं, मैं हम्म। जनता की नजर से सारी बातें करता हूं कि पार्टी की गतिविधियों की, पार्टी की स्कीमों की जनता की जेब पर क्या फर्क पड़ता है। हम्म। चंद लोगों को फायदा होता है, लेकिन चंद लोगों को नुकसान भी होता है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा। राघवेंद्र जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, अगर सामाजिकता के नाते उसको एक्सेप्ट करेंगे, कि इस देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन उस टैक्स पेयर्स पे बहुत सारे लोगों का पेट पल रहा है। तो जिनका भला हो रहा है, जिनका पेट पल रहा है, उनका भला तो करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्सेस का सही इस्तेमाल और उनके ऊपर बिल्कुल। एडिशनल ना पड़े, ये देखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। हम्म। और अगर आप सोकॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर बोरोइंग्स बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका भुगतान भी इस देश की जनता को ही करना पड़ेगा, जिसके नाम पर भला करने का आप ये कर्जा उठा लेते हैं। और जो हर साल बजट आता है, उस बजट में अभी फिर आने वाला है, आप देखिएगा, पढ़िएगा बजट को, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दो कॉलम्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हर साल सरकार नए नए एवेन्यूज खोल देती है कि हम पैसा यहां लगाएंगे, इतने हजार करोड़ यहां लगाएंगे, इतने हजार करोड़ यहां लगाएंगे। अभी यूपी का भी सप्लीमेंट्री बजट आया 28,000 समथिंग करोड़ रुपए का। आप उस बजट का एप्लीकेशन देखें ना कि कहां हो रहा है और उसका फंड का सोर्स क्या है। बिल्कुल। फंड के सोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खर्चा तो बढ़ा दीजिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम कहां से आएगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप यशवर्धन जी आपका, राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सर आपका। और तमजीद साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, हमने कोशिश की, अगर वो जुड़ते तो शायद कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी हम सुन पाते कि इन नतीजों को लेकर और जो टिप्पणियां हुई चुनाव से पहले, उन टिप्पणियों को लेकर भी उनकी या उनकी पार्टी का पक्ष क्या इन नतीजों के आने के बाद। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।